नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप एक नए वर्ल्ड लीडर की तलाश में है तो क्या आप मानेंगे? देखिए, यूरोप अभी तक या पूरी दुनिया ही अभी तक अमेरिका को वर्ल्ड लीडर मानता हुआ आया है। बट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की ये जो छवि है वो लगातार खराब होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले जब जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब वो यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान खूब सपोर्ट दे रहे थे। $350 बिलियन की एड जो थी वो अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड करी। खूब सारे हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड करे, जिसके चलते यूक्रेन जो था वो रशिया की इस जंग में लगभग लगभग कंपीट कर पा रहा है। जो जंग 3 दिन में खत्म हो जानी चाहिए थी, रशिया यूक्रेन को 3 दिन में एक्वायर कर लेता। बट अमेरिका के सपोर्ट के चलते, अमेरिका के पैसे के चलते, अमेरिका के हथियारों के चलते रशिया ऐसा नहीं कर पाया और ये जंग 3 दिन नहीं 3 सालों तक एक्सटेंड कर जाती है। बट डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सब कुछ उल्टा पड़ने लग गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एड भी बंद कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार की सप्लाई भी बंद कर दी और डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को इस जंग का दोषी करार कर दिया। जो हाल ही में एक रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, जो वीडियो लीक हुई है, जिसके अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और साथ में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दिए, जिसमें सो कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को डांटने का काम भी किया। और ऐसा पूरी दुनिया के अंदर पहली बार हुआ होगा जब किसी एक देश का प्रधान या प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे देश के प्रेसिडेंट को पब्लिकली मीडिया के सामने डांटने का काम कर रहा है। तो ऐसे में यूरोप जो है वो अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपने ट्रेड को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हो चुका है, क्योंकि ट्रंप सिर्फ यहीं तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप यूक्रेन को दोषी भी मान रहे हैं और साथ में ट्रंप जो है वो यूरोप के ऊपर भी, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी ट्रेड टैरिफ बढ़ाने का काम करने वाले हैं। तो ऐसे में इस पूरे सिनेरियो के अंदर यूरोप भारत की तरफ देख रहा है, यूरोप भारत को एक नए लीडर के रूप में देख रहा है और भारत इस रेस के अंदर सबसे ज्यादा कंटेंडर है, सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे, पर हां, ऐसा है। लेकिन सच यह है कि यूरोप और अमेरिका के रिलेशंस धीरे धीरे अब बिगड़ते जा रहे हैं और अब यूरोप एक नए ग्लोबल पार्टनर की तरफ देख रहा है और वो है इंडिया। क्यों, कैसे, आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल के अंदर इसको समझने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के सबसे बड़े डायलेमा का। यूरोप आज की डेट में लीडरशिप क्राइसिस से खुद भी फेस कर रहा है। लीडरशिप क्राइसिस यूरोप के अंदर चल रही है। पिछले कुछ सालों में यूरोप ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, जैसे कि सबसे पहला पॉलिटिकल क्राइसिस इन यूरोप। अब जर्मनी का लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। एंजेला मर्केल के जाने के बाद जर्मनी की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है और अभी भी जर्मनी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फेस कर रहा है। और जानने के लिए, जर्मनी अभी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल इकोनॉमी भी है, बट जर्मनी के अंदर अभी भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। फ्रांस में प्रोटेस्ट और अनरेस्ट लगातार होते रहते हैं। पेंशन रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मैक्रोन की पॉपुलैरिटी, जो अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनकी पॉपुलैरिटी भी गिरती जा रही है। और ब्रेक्सिट के बाद यूके का जो वीक पोजीशन क्रिएट हुआ, अब यूके यूरोप से बाहर भी हो चुका है और साथ में अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने की कोशिश भी कर रहा है। और यूके के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हाउसिंग क्राइसिस क्रिएट हो चुका है और यूके की इकोनॉमी जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह हमको दिखने लग चुकी है। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी यूनिटी का क्राइसिस है। इटली, हंगरी जैसे देश जो है वो अपनी अलग अलग पॉलिसीज बना रहे हैं, जिससे यूरोपियन यूनियन के फ्रेगमेंट हो जाने का जो खतरा है वो उत्पन्न हो चुका है। साथ में ही यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव है कि वो अपनी फंडिंग को बढ़ाएं। वो नेटो के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो पैसा देते हैं, उसको बढ़ाने की मांग जो है वो अमेरिका लगातार करता जा रहा है। साथ में इस सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ रशिया और यूक्रेन की जंग के चलते एनर्जी क्राइसिस भी यूरोप फेस कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया। पहले यूरोप रशिया से सस्ता गैस खरीद लिया करता था, लेकिन अब सैंक्शंस के बाद यूरोप को अमेरिका से महंगा एलएनजी लेना पड़ रहा है। जर्मनी जैसे इंडस्ट्रियल पावर हाउस के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि उनका पूरा मॉडल चीप एनर्जी के ऊपर बेस्ड था जो रशिया से आया करती थी। साथ में अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंस है यूरोप की और नेटो के साथ टेंशन भी है। डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद यूरोप अभी नर्वस हो चुका है। ट्रंप ने पहले भी नेटो फंडिंग कट करने की धमकी दी थी। यूरोप को अब अपना सिक्योरिटी मॉडल खुद बनाना होगा। मैक्रोन ने खुद कहा, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने खुद कहा है कि यूरोप शुड नोट बी ए वेसल ऑफ द यूएस। यूरोप जो है वो अमेरिका का गुलाम नहीं होना चाहिए। अब यूरोप को एक नए ट्रस्टेड पार्टनर की जरूरत है और यहां भारत जो है वो एंटर हो जाता है। इसके साथ ही यूरोप भारत की तरफ क्यों देख रहा है, चलिए एक एक करके इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पिलर है ट्रेड और इकोनॉमी। भारत और यूरोप का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। 130 से $140 बिलियन के बीच में भारत और यूरोपियन यूनियन जो है वो आपस में ट्रेड करते हैं।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज होने वाला है और इस साल के एंड तक वो फाइनलाइज हो भी जाएगा, जो यूरोप और भारत के टाइज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। जर्मनी, फ्रांस और यूके भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स भी बन चुके हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा पिलर है जो यूरोप और भारत को नजदीक लेकर आने वाला है, वो है यूरोप की चाइना से नाराजगी। पहले यूरोप चाइना को एक ट्रस्टेड पार्टनर मानता था, लेकिन अब चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज यूरोप के अगेंस्ट हो गई हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब डेट ट्रैप बन गया है, जिसमें इटली जैसे कंट्रीज अब उससे बाहर निकलना चाह रही हैं। ऐसे में भारत एक ट्रस्टेड अल्टरनेटिव है जो चाइना की मोनोपोली को यूरोप के लिए तोड़ने का काम कर सकता है। वहीं तीसरा मेन पिलर होगा यूरोपियन यूनियन और भारत के टाइज को बढ़ाने का, डिफेंस और सिक्योरिटी। भारत ने फ्रांस से राफेल जेट्स खरीदे हैं, अब जर्मनी के साथ सबमरीन डील भी फाइनलाइज हमारी होने वाली है। यूरोप को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस एलाई चाहिए जो रशिया और चाइना के अगेंस्ट काम कर सके। भारत का ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूरोप के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ऐसे में बन जाता है। जो चौथा मेन पिलर है जो भारत और यूरोप को नजदीक लेकर आएगा, वो है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में पार्टनरशिप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूरोप और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस ने एआई एक्शन समिट होस्ट किया, जिसमें भारत एक की प्लेयर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां विजिट भी किए थे और उस समिट को उन्होंने अटेंड भी किया था। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा पुश मिल रहा है और यूरोप उसका सपोर्ट भी कर रहा है, जिसके चलते जो सेमीकंडक्टर फ्यूचर की मार्केट के अंदर, फ्यूचर की इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होने वाला है, भारत और यूरोप मिलकर उसके ऊपर रिसर्च करने का काम कर रहे हैं और उस मिलकर ऐसे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे जो चाइना को या दूसरी किसी भी कंट्री को सेमीकंडक्टर के फील्ड के अंदर, फ्यूचर के अंदर चैलेंज कर सके। पांचवा मेजर पिलर जो रहेगा जो यूरोप और भारत को जोड़ेगा, वो है ग्लोबल साउथ का लीडरशिप। यूरोप अब भारत को एक ब्रिज कंट्री के रूप में देख रहा है जो ग्लोबल साउथ और वेस्टर्न पावर्स के बीच एक कनेक्शन बनाएगा। ब्रिक्स और G20 में भारत की लीडरशिप ने यूरोप को काफी ज्यादा इंप्रेस करने का काम किया है। इसी के चलते यूरोप और भारत के बीच में कई सारे नए डील्स जो है वो साइन हुए हैं। चलिए एक एक करके इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहला डील भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी और एआई कोलैबोरेशन, भारत और फ्रांस एआई और सेमीकंडक्टर पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डिफेंस पार्टनरशिप में जर्मनी भारत के बीच सबमरीन्स का बड़ा डील होने वाला है। एनर्जी ट्रांजिशन में यूरोप भारत को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में मदद देने का काम कर रहा है। इन सब डील्स के चलते हमको यह दिख रहा है कि यूरोप अब भारत के साथ अपने टाइज को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है। उनको इंप्रूव करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है, ताकि भारत उसके लिए एक एमर्जिंग मार्केट तो है ही है, भारत उसके लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाए, एक ऐसा ग्लोबल लीडर बन जाए जो अमेरिका के साथ निगोशिएशन करने में भी भारत यूरोप की मदद करे, रशिया के साथ निगोशिएशन करने में भी भारत यूरोप की मदद करे। बट इन सारे सिनेरियो के बीच में कुछ चैलेंजेस भी जो है वो जो जुड़े हुए हैं, उनको ऊपर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। काफी सारे चैलेंजेस हैं भारत के लिए, इसके अंदर कुछ रिस्क भी हो सकता है। चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यूरोप का अनस्टेबल पॉलिटिक्स। अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस और बढ़ता है तो भारत का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रिस्क में आ सकता है। वहीं चाइना की काउंटर स्ट्रेटजीज जो है, चाइना भी यूरोप के साथ नए ट्रेड डील्स करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। अमेरिका का प्रेशर भी है। क्या अमेरिका चाहेगा कि यूरोप और भारत ज्यादा करीब आ जाएं? यह भी एक बड़ा सवाल है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो बात कर रहे हैं, इस सारे सिनेरियो के चलते कुछ चैलेंजेस भी हैं जो भारत को फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस यूरोप को फेस करने पड़ रहे हैं, बट स्टिल सिचुएशन काफी पॉजिटिव है। और तभी यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला जी, वो भारत विजिट की। उन्होंने भारत में विजिट करके प्रधानमंत्री मोदी से बात करी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द फाइनलाइज करने के लिए दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के साथ कह लीजिएगा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स भी दिए। तो दोस्तों अब यह समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है और कैसे यह भारत को और यूरोप को फायदा पहुंचा सकता है। तो दोस्तों ये जो समझौता दोनों तरफ की इकोनॉमी के लिए एक नए, कह सकते हो क्या आप, एक नए अवसर की तरह है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी शामिल रहेंगी। आपने सुना होगा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड है वो काफी बढ़ चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के बीच अभी तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। तो चलिए अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा देश अपने बीच में जो ट्रेड है उसको आसान बनाने के लिए नए नए जो रूल्स हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। ये रूल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले जो टैक्स या टैरिफ्स जो होते हैं उनको कम कर दिया जाता है। नए व्यापार के लिए, नई ट्रेड के लिए, नई इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको और भी ज्यादा ओपन अप कर दिया जाता है। दोनों देश एक दूसरे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उनको आसानी से खरीद और बेच सकती हैं। अब शायद आप इस पूरी
की पूरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझ चुके होंगे। अब आगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच के जो संबंध है, जो ट्रेड रिलेशंस है, उनके ऊपर भी एक बार नजर बना लेते हैं। तो दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों देश एक दूसरे के लिए, या दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशंस रखते हैं। 2023-2024 तक दोनों देशों के बीच में, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में $140 बिलियन के आसपास का व्यापार भी हुआ था। यूरोपियन यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। सिर्फ 2022 में ही भारत का टोटल 14% टोटल एक्सपोर्ट जो था वो यूरोपियन यूनियन को गया था। यूरोपियन यूनियन के जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स जैसे देश भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स भी हैं। इंडिया टेक्सटाइल्स में, फार्मास्यूटिकल में, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, मशीनरी में, ऑर्गेनिक केमिकल्स यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करने का काम करता है, जबकि यूरोपियन यूनियन भारत को ऑटोमोबाइल, मशीनरी, केमिकल्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करता है। बट इंडिया और यूरोपियन यूनियन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत आखिरकार क्यों है? अब सवाल यह है कि क्या ट्रेड पहले से ही तो चल रहा है, इतना अच्छा तो ट्रेड चल रहा है, तो फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला कारण इसका, जो भारतीय प्रोडक्ट हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट हैं, वो यूरोप में आसानी से बेचे नहीं जा सकते हैं। इतनी ज्यादा ट्रेड होने के बावजूद भी अभी भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनसे हमको आजादी मिल जाएगी। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली यूरोपियन यूनियन की मार्केट के अंदर पहुंच जाएंगे। यूरोपियन कंपनीज भारत के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी। हम और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, और भी ज्यादा सेक्टर्स उनके लिए ओपन कर देंगे। जो टैरिफ होगा वो कम कर दिया जाएगा। उस टैरिफ के कम होने से प्रोडक्ट्स जो है वो और भी ज्यादा कंपिटिटिव हो जाएंगे, जिससे और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन है उनका एक्सचेंज भी और भी ज्यादा बढ़ पाएगा। साथ में भारत को डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर के अंदर और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक तरह से देखा जाए तो ये नए समय की शुरुआत हो सकती है, जो भारत और यूरोप के जो व्यापारिक संबंध है उनको और भी ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी। अभी करंट स्टेटस क्या है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन ने 2022 में फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत शुरू कर दी थी। फरवरी 2025 तक दोनों तरफ के नेता यह कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। 2023 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर 14 राउंड की मीटिंग भी इंडिया और यूरोप के बीच में हो चुकी है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 3 अलग अलग समझौतों पर बातचीत हो रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहला, दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और तीसरा जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एग्रीमेंट। मतलब सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और साथ के साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को या उनकी नामों की सुरक्षा को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा को लेकर भी इन सारे एग्रीमेंट्स के अंदर ध्यान दिया जा रहा है। बट चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले एफटीए के अंदर कौन सी रुकावटें आ सकती हैं? हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करने में कुछ बड़ी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें सोल्व किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, इंपोर्ट ड्यूटी डिस्प्यूट। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत अपनी इंपोर्टेड कार्स, विस्की और डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले हाई टैरिफ, जो भारत 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है, उसको कम किया जाए। भारत इससे पहले यह देखना चाहता है कि जो जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत नहीं चाहता कि वो डायरेक्टली इंपोर्ट के ऊपर लगने वाली ड्यूटी को कम कर दे, यूरोप के प्रोडक्ट्स भारत के अंदर आकर सस्ते बिकना शुरू कर दे और उससे भारत की इंडस्ट्रीज को नुकसान हो। भारत अभी नहीं चाहता, इसलिए भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर लंबी बातचीत करने के फेवर में है। वही एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यूरोप अपनी डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स को भारत में बेचना चाहता है, लेकिन भारत का कहना है कि इससे हमारे किसान और डेयरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको नुकसान हो सकता है। साथ में जेनेरिक ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर भी एक इशू है। भारत एक बड़ा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है, लेकिन यूरोप की स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी पॉलिसीज भारत की जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर रुकावट डालने का काम करती हैं। भारत चाहता है कि भारत की दवाइयां जो है वो यूरोप में आसानी से अप्रूव की जाएं, पर यूरोप अभी भी इसके ऊपर अड़ा हुआ है। साथ में ह्यूमन राइट्स और सस्टेनेबिलिटी इशू को लेकर भी कुछ चैलेंजेस हैं। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लेबर राइट्स को एफटीए का हिस्सा बनाए। भारत का कहना है कि यह देश की आत्मनिर्भर और लोकल इंडस्ट्रीज पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसको लेकर भी अभी निगोशिएशन चल रही है। तो कंक्लूजन क्या निकाला जाए? दोस्तों, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक नया अवसर हो सकता है, लेकिन जो पहले से मौजूद इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर यह समझौता हो जाता है तो भारतीय बिजनेसमैन और भारतीय इंडस्ट्रीज जो है वो उनके लिए और भी ज्यादा मार्केट्स जो है वो ओपन अप हो जाएंगी। देश में नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा होंगी। टैरिफ के कम होने से आम लोगों को प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन
साथ ही अपनी इंडस्ट्रीज को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि भारत की इकोनॉमी को इससे फायदा ही हो, हम संतुलित रहें और इसके साथ साथ हम आत्मनिर्भर भी बनते रहें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये एग्रीमेंट होना चाहिए? क्या इससे भारत को इससे फायदा मिलेगा या ज्यादा नुकसान मिलेगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।